नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशन की तरफ से 4000 क्वेश्चंस की जो एसएससी स्पेशल स्मार्ट बुक है, जिसमें जीके के यहाँ पर 4000 क्वेश्चंस है, इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। तो इस स्मार्ट बुक में अपन कर रहे थे स्पेशल साइंस के क्वेश्चंस कवर। टोटल 1000 के आसपास यहाँ पर साइंस के सवाल है, जिसमें से 3 वीडियो आ चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में आपके 50 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर होते हैं। ये इसका पार्ट 4 है, तो ये डिटेल्ड आप देखने वाले हुए एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एंड तक ज़रूर बने रहना है। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके आने वाले ग्रुप डी और अन्य जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। स्मार्ट बुक इसलिए इसमें प्रत्येक सवाल का टीटीए दिया गया है। जैसे ही आप सवाल देखेंगे वैसे आपको पता चल ही गया होगा। और जो स्मार्ट आंसर की जो आपको पता है टेक्स्ट बुक पर हज़ारों लाखों कैंडिडेट हैं वो मॉक टेस्ट देते हैं, उन्होंने उसका सवाल किसी भी स्पेशल सवाल का क्या आंसर दिया है जो भी अपन कवर करने वाले हैं, और उन्होंने सही दिया है, आपने यहाँ पर सही दिया या फिर गलत दिया है, कितनों ने स्किप किया है। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट वाले सॉल्यूशन भी लास्ट में इंक्लूड रहते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए फटाफट इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, मॉक टेस्ट आप सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है, डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए जितना अच्छा मॉक टेस्ट आप कैलकुलेशन करेंगे तो उतना ही बेहतर टाइम में, कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी टेक्स्ट बुक पर स्पेशल वुमेन डे से पहले प्री सेल के तहत आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये ईयरली पास है, जिसमें एसएससी के अलावा रेलवे, बैंकिंग, जितनी भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, एक ही एग्जाम यानी एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। तो देखते हैं, लेवल ऑफ फर्स्ट के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 150 के आसपास सवाल थे। लेवल वाइज सवाल का मतलब ये है, लेवल फर्स्ट में इजी सवाल थे, इसके बाद थोड़ी डिफिकल्ट, और लेवल 3 में हार्ड सवाल आने वाले हैं। तो जीव विज्ञान अपन कवर कर रहे थे। देखिएगा सवाल नंबर 150, विषाणु का अध्ययन हो जाएगा विषाणु विज्ञान। इंग्लिश में बोलें तो ये हो जाएगा आपकी वायरोलॉजी। बाकी बात करें कवक विज्ञान का, बहुत बार आता है कवक का अध्ययन जो कवक विज्ञान में किया जाता है, काफ़ी बार इंग्लिश में दे देते हैं, तो वो दोस्तों माइकोलॉजी हो जाएगा कवक विज्ञान। सवाल नंबर 150 का। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, मानव गुर्दे का अनुमानित वजन कितना होता है? मानव गुर्दे का अनुमानित वजन की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, 115 से 170 ग्राम है। ये वेरी करता है, 115 से 170 ग्राम है। गुर्दा जो एक लोबिया के आकार का होता है, और गुर्दे हैं जो किडनी हैं, इसकी जो मूल इकाई है उसे क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोला जाता है गुर्दे की मूल इकाई को। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो दो प्रकार के उत्तक होते हैं। सरल जो एक स्थायी उत्तक होता है, एक जटिल उत्तक होता है। ठीक है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो मैं बात करूं, जो जटिल उत्तक में आपके जटिल स्थायी उत्तक में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये तो होगा नहीं, ये तो जटिल है। आपको सरल का पूछा है। सरल में 3 आते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। मर्दूतक को कहा जाता है पेरेनकाइमा। ठीक है, और जो आपका दृढ़ोतक है ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा है ये श्लेषोतक है। पूछा है कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम है, वो जटिल स्थायी उत्तक है। और बाकी ये 3 आप कहेंगे सरल स्थायी उत्तक हैं। इनकी क्या विशेषता है, जहाँ से अक्सर एग्जाम सवाल आ जाते हैं? जो दर्दोतक है, जैसे आप कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा, जो दर्दोतक है ये क्या काम करता है? तो ये पौधे को कठोर और रूखा बनाता है। कठोर बनाने के लिए दर्दोतक है। मर्दोतक की बात करें तो ये जो खाद्य पदार्थ भंडारण है ना, उसका संग्रहण है, ये वाला करता है मर्दोतक, जैसे आप कहेंगे पेरेनकाइमा। और फिर आपकी एक रह गया है जो लचीलापन वाला है, कोलेनकाइमा। 152 का 53% कैंडिडेट ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी ने स्किप कर दिया है, 33% हैं छोड़ दिया है। नेक्स्ट जो बच गए हैं उन्होंने रॉन्ग किया होगा। ये बुक्स भी अवेलेबल है, आप अमेजन से बाई कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे। तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में क्लोन किया गया पहला स्तनपायी, जिसका नाम आपको पूछा नाम क्या था? तो ये जो प्रथम क्लोन किया गया स्तनपायी है वो एक भेड़ था, और उसका नाम यदि बताएं तो काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, उसका नाम था डोली। ठीक है, तो एक भेड़ था जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में क्लोन किया गया था। और ये जो डोली भेड़ है कब हुआ था? 1996 में एक वयस्क कोशिका के सफलतापूर्वक क्लोन के द्वारा ये बनाया गया था, डोली भेड़ हो जाएगा। और इसका नाम वैसे डोली एक अभिनेत्री भी हैं जिनका नाम है डोली पार्टन है, इसके नाम पर रखा गया है।
और सवाल नंबर 153 है, 87% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेब का वानस्पतिक नाम क्या है? सेब का आपको पूछा है वैज्ञानिक नाम। सेब का हो जाएगा पायरस मलस। क्या हो जाएगा? पायरस मलस है सेब का वैज्ञानिक नाम। और अन्य जैसे मूसा पारादीसिकम दिया गया है, तो ये किसका दोस्तों? ये है बनाना का, केला का ये वैज्ञानिक नाम है। और कोकोमिस मेलो की बात करें तो ये है आपके खरबूज हो जाएगा, खरबूजा। और अनानास सत्वस, अनानास जो सत्वस है ये नाम से ही है, यानी जो अनानास फ्रूट है प्लांटी जगत में उसका ये वैज्ञानिक नाम है। 154 का 23% कैंडिडेट ने ही करेक्ट किया है और बाकी बचे हुए ने स्किप कर दिया और छोड़ दिया है। आपकी क्या स्थिति है वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कौन सी डेटा बुक स्रोत पुस्तक है जो सभी लुप्तप्राय पौधे और जानवरों का रिकॉर्ड रखती है? जितने लुप्तप्राय पौधे और जानवरों का रिकॉर्ड है, रेड डेटा बुक है, ये हो जाएगी रेड डेटा बुक है, जो कि IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। IUCN का मतलब क्या हो जाएगा आपके? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और ग्रीन डाटा बुक है वो रेड लिस्ट में प्रजातियों की वसूली के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, हम उनकी पर्यावरण में कैसे योगदान करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। अब देखिए जो हृदय से अपनी जो रक्त पंप होता है ब्लड, वो तो हार्ट से होता है, हृदय से होता है। हृदय से जितनी भी धमनी है उनके माध्यम से क्या जाएगा? ये बाकी जितने भी ऊतक या फिर कोशिकाएं हैं, शरीर के अंग है, वहाँ पर ब्लड जाता है किससे? आप कहेंगे आर्टरी से जाता है, वेन से जाता है, जो शुद्ध रक्त होता है। अब हृदय में ये रक्त कहाँ से आता है? तो वो आता है दोस्तों लंग्स से। ठीक है, लंग्स, दोनों लंग्स है, इनसे आता है शुद्ध रक्त आता है। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो किससे आता है? वो आता है पल्मोनरी वेन से। जिसे आप फोफर्शिय शिरा बोलते हो, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फोफर्शिय शिरा के द्वारा हृदय में लाया जाता है। और हृदय से जो बाकी बचा हुआ आप कहेंगे वापस रक्त आता है, जो ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो हृदय से लंग्स में जाता है शुद्ध होने के लिए। वो किसके माध्यम से जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, फोफर्शिय धमनी के माध्यम से वो जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 156 का सभी लगभग कैंडिडेट ने सही किया है। इनमें से कौन विटामिन B2 का दूसरा नाम है? विटामिन B2 का जो आपको केमिकल नाम पूछा है राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B2 जो बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम, केमिकल नाम विटामिन E का पूछा है, तो सभी को पता होना चाहिए विटामिन E को टोकोफेरोल बोला जाता है। क्या? टोकोफेरोल है जो विटामिन E का रासायनिक नाम है। अगला सवाल, एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सूक्ष्म शरीर रचना का अध्ययन है। तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो आप कोशिकाएं, ऊतक वगैरह देख रहे हो, किसका अध्ययन है? तो यहाँ पर 159 में ऑप्शन सी करेक्ट है। 56% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 13% ने तो ऊतक विज्ञान है, क्योंकि ऊतक वगैरह का वर्णन है, तो वो ऊतक विज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म जानवर और पौधों का अध्ययन होता है। और मत्स्य विज्ञान में मछलियों का है, कीटों का है, कीट विज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा पादप ऊतक है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन सा? ये सरल स्थायी ऊतक है जो कोशिका विभाजन ये कर सकता है। तो इनमें से आपका हो जाएगा मेरिस्टेम। एक पौधे का ऊतक होता है मेरिस्टेम, जो विभज्युतक होता है वही कोशिका को विभाजन की क्षमता रखता है। 160 84 कैंडिडेट करेक्ट किया है 100 में से। नेक्स्ट सवाल, चपटे कर्मी जो फ्लैट वॉर्म है वो किस संघ में, कौन सा फाइलम से आते हैं? फ्लैट वॉर्म की पूछे तो प्लेंटी हेलमंथिज जो संघ है उनसे संबंधित है ये चपटे कर्मी। जो ये जीव ज़्यादातर का जो प्रकृति में है वो परजीवी के रूप में रहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? सत्य फल की बात करें तो ये अंडाशय से, लगभग फल अंडाशय से ही आते होते हैं निर्मित। बाकी कुछ ऐसे फल जैसे आप असत्य फल बोलेंगे वो किससे? पुष्प के अन्य भाग से, न कि अंडाशय से, पुष्प के अन्य भाग से बनते हैं। और जो सत्य फल होते हैं ना वो बीज वाले एक तरीके से कह सकते हो, और निषेचन के बाद बनते हैं अंडाशय से। और बिना बीज वाले जो असत्य हैं और कहेंगे पुष्प के अन्य भाग से हैं बिना निषेचन के, वो एक आभासी फल बोल सकते हो, असत्य नहीं, उसको आभासी फल बोला जाएगा।
और आपका यहाँ पर सवाल है सत्य फल कौन सा है, तो आम है वो सत्य है, इसके अलावा अंगूर भी सत्य है, मक्का वगैरह ये सत्य फल है। आभासी फल में बाकी जो सेब है, अनानास है, नाशपाती है, ये बिना बीज के हैं, पुष्प के अन्य भागों से ये बनते हैं, तो असत्य है। 162 का एट 69% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है और 8% ने इस सवाल को छोड़ दिया है, बाकी ने रॉन्ग किया है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन को हवा में कब छोड़ेंगे? वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन में किसकी क्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है और इनसे बनता क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फ्रुक्टोज के एक एकल अणु में कितने कार्बन होते हैं? फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो कितने कार्बन? 6 कार्बन होते हैं। आपको सुक्रोज का पूछ ले तो सुक्रोज में 12 होता है, C12H22O11। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार जड़ों का उदाहरण नहीं है? रेशेदार, बांस की जड़ें वो रेशेदार नहीं होती, याद रखिएगा, बांस की जड़ें हैं। रेशेदार जड़ें एक तरीके से झाड़ीदार जो तने के सिरे से बनती हैं, और रेशेदार जड़ों के उदाहरण में जैसे आप कहेंगे घास है, ठीक है, गेहूं भी हो जाएगा, जितने भी जो पेडी है, धान कहेंगे, मक्का है, और बांस एक मूल जड़ है जो बाहरी तने के गांठ से बनती है। तो ये वाला आपके 165 का है। 91% कैंडिडेट ने बांस करेक्ट किया है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन को संश्लेषित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनाया जा सकता है, संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन डी आपको पता है सूर्य के प्रकाश से, वैसे ये विटामिन डी है, जब त्वचा है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो इसका संश्लेषण संभव है। कैल्सीफेरॉल आप बोलेंगे इसको, जो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में काम करता है। विटामिन डी हार्मोन के रूप में एक तरीके से कार्य करता है। विटामिन ए है, रेटिनॉल है, B1 थाइमिन है, C एस्कॉर्बिक एसिड है। बी और सी तो आपको पता है जल में घुलनशील है, शरीर में ये संग्रहित नहीं होते हैं, और वसा में घुलनशील है, जितने भी वो संग्रहित रहते हैं। भारतीय छल्ले गर्दन वाले तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय छल्ले गर्दन वाले तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर सीताकुला क्रोमेरी मानीलेंसिस। 15 सेकेंड टी है, टाइम टू आंसर है, 15 सेकेंड में आपका आंसर हो जाना चाहिए। स्पेशल ये आपकी स्मार्ट बुक है, मैथ की भी अवेलेबल है मार्केट में, जो अमेजन पर है, वहाँ पर ये स्पेशल काम आता है कि कौन से सवाल को कितने सेकंड में आपको सही करना है। 167 है। ए जो कैंडिडेट ने सही किया वो 34% है। तो वैज्ञानिक नाम वाले सवाल काफ़ी कैंडिडेट रॉन्ग कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? अपन जो शरीर हमारा ह्यूमन का है या फिर जो पक्षियों का शरीर है वो गर्म रक्त वाले जानवर आप कह सकते हो। तो बंदर एक गर्म रक्त वाला जानवर इसमें आ जाएगा, बंदर है, क्योंकि गर्म रक्त वाले जानवर शरीर को गर्म बना सकते हैं। पक्षी और स्तनधारी होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं, और ठंडे रक्त वाले जानवर वे होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान पर डिपेंड रखता है, खुद को वो नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मछली है, जितने भी रेप्टाइल सरीसृप हैं, उभयचर हैं, वो सभी ठंडे खून के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरियल रूट्स का एक उदाहरण है? अब एरियल रूट्स का क्या मतलब है? तो ये एक ऐसी जड़ें होती हैं जो ज़मीन के ऊपर मौजूद रहती है, ठीक है, जड़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर मौजूद रहती हैं, वो एरियल रूट्स हो जाएगी। और इसमें से आपको पूछा कौन सा एरियल रूट का एक उदाहरण है? पीपल के पेड़ हैं वो आपका एरियल रूट का, जड़ें आपको पता पीपल में ऊपर भी रहती हैं ज़मीन के ऊपर। 74% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है। बाकी गाजर में शंक्वाकार जड़ें होती हैं। सलजम में किस प्रकार की होती हैं? तो उसमें कुंभी रूप जड़ होती है। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग कैडमियम के कारण, ठीक है। और पारद विषाक्तता जो मीना माता रोग आपने सुना होगा, ये पारे के कारण होता है। 11 सेकंड में 170 वाला सवाल ए सभी कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। हाइड्रा कैसे जो अलैंगिक प्रजनन होता है हाइड्रा में वो किस प्रकार का होता है? तो वो आप कहेंगे हाइड्रा और यीस्ट, ठीक है। हाइड्रा और यीस्ट में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। बाकी जो अमीबा हो गया, अन्य जिसे बात करूं द्विखंडन बाइनरी फिजन है वो किस में होता है? अमीबा है, पैरामीशियम है, लिस्मेनिया है, ये जो एक कोशिकीय के जीव है इसमें होता है बाइनरी फिजन। और जो बहुविखंडन आप कहेंगे वो जैसे शैवाल है, स्पिरोजोन है, ये सभी बहुविखंडन होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा खारी मिट्टी में बढ़ता है? कौन सा पौधा है वो खारी मिट्टी में
बढ़ता है। खारी यानी लवण वाला है, लवण मृदोद्भिद हो जाएगा। 172 का सी करेक्ट हो जाएगा। लवण जो मृदोद्भिद है, ये ऐसे पौधे होते हैं अधिक लवणता वाले पानी में उगते हैं, जैसे मैंग्रोव दलदल हो गया, कच्छ है, वहाँ पर समुद्री तट है जहाँ पर खारा पानी होता है, तो यहीं पर। और बाकी मैं बात करूँ मरुदोद्भिद, जो ये वाला है मरुदोद्भिद है, ये वो पौधे होते हैं जिन्होंने शारीरिक दृष्टि से एक तरीके से ऐसे शुष्क स्थान पर वो जीवित रहने के लिए अनुकूल हो गए हैं, वो वाले मरु वाले हैं, मरुस्थल में जो अनुकूल हो गए हैं, और गुदेदार हैं जिनमें गाढ़ा काफ़ी मांसल पौधा कह सकते हो। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एथलीट्स फूड्स किसके कारण होता है? गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी जो आपके गंजापन है और दमा वाला रोग है, दाद वाला है, खाई जो यहाँ पर फ्रूट यानी एथलीट फूट है, तो ये कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक थी। एथलीट फूट एक कवक संक्रामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निम्न में से किस भाषा में रक्तचाप सबसे, किस भाग में रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर आपका है, जो रक्त का जो दाब है, प्रेशर है, वो सबसे अधिक किस भाग में रहता है? आर्टरी में रहता है, या फिर आपके नसों में रहता है, आलिंद में रहता है, केशिकाओं में रहता है? तो ब्लड प्रेशर है सबसे अधिक रहता है धमनियों में। 174 का ए करेक्ट है, लगभग 78% कैंडिडेट ने किया है धमनियों में, क्योंकि जो ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट से, तो पंप होगा मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से वो जाएगा, धमनियों से जाता है शुद्ध रक्त है, तो उस समय क्या है, ज़्यादा स्पीड रहेगी तो वो प्रेशर उसमें ज़्यादा लगेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? कौन सा संचारी रोग है जो कि आपके डायरेक्टली संपर्क में आने से, कोई भी बूंदे हैं, भोजन है, त्वचा के संपर्क है, इनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आसानी से ये फैलने वाला रोग है, जैसे टाइफाइड है, खसरा है, इसके अलावा जो आप कह सकते हो साल्मोनेला, ये जो रोग है ना, ये संचारी रोग हैं। और बाकी अन्य विकल्प जैसे मधुमेह है, ठीक है, रतौंधी है, कैंसर है, ये वाले रोग हैं गैर संचारी रोग हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। और टाइफाइड रोग की बात करें तो ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। आपको पूछा है एक संचारी रोग कौन सा, तो टाइफाइड हो जाएगा। 175 का एक करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है? फाइबर प्रोटीन का आपको पूछा है तो केराटिन हो जाएगा। केराटिन एक फाइबर प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बाल में होता है, नाखून में होता है, जानवरों के सींग में होता है, ऊन में होता है, ये फाइबर प्रोटीन होता है केराटिन। उपकला कोशिकाओं को क्षति या तनाव से भी ये बचाता है। और 176 का सही किया है सी, 98% ने। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों ने खुद को तरल पानी की कमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित कर दिया है? तो खुद को कहाँ पर? तरल पानी की कमी वाले वातावरण में, जहाँ पर पानी की कमी है उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलन कर दिया है। तो ये वाले कौन से पौधे हैं? तो मरूदभिद आप कहेंगे। इससे पहले भी मैंने बताया है, जो रेगिस्तान में है मरूदभिद को इंग्लिश में आप ज़ेरोफाइट बोलेंगे। मरूदभिद ऐसी प्रजातियां जो शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में अनुकूलित हैं, जहाँ पर तरलता पानी है वो बहुत कम रहता है, वहाँ पर भी वो जीवित रहते हैं। एक तरीके से कैक्टस हो गया, ये मरूदभिद पादप हैं। और हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं, जलीय वातावरण में अनुकूल रहते हैं, जैसे वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है ये। और बाकी जो थेलोफाइट है, जो थैलस आकार के जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता उनका शरीर, शैवाल, लाइकेन वगैरह आ जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने पहली बार मच्छर के पेट की जांच की और ये साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? और उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ भी उन्हें दिया गया है। तो ये उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिन्होंने मच्छर है उसके पेट की जांच की और साबित किया कि मच्छर वो मलेरिया फैलाते हैं। तो मलेरिया के लिए जो मच्छर आप बताया था कि कौन से वाहक हैं, उन हेतु उनको नोबेल भी मिला है 1902 में। तो मच्छर और मलेरिया वाला आपको पता ही होगा, रोनाल्ड रॉस का नाम आता है, जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ये इस तथ्य को स्थापित किया कब? 1897 में। मच्छरों के जठरांत्र संबंधी मार्ग में मलेरिया परजीवी मौजूद है, ये इन्होंने बताया था। बाद में फिजियोलॉजी का इन्हें नोबेल मिला है। 178 है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक पौधे में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? एक पौधे में क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बीजांड। बीजांड यानी बीज का अंडा है, ठीक है, बीज में बाद में परिवर्तित हो जाता है, बीज का अंडा बीज में बदल जाएगा। अब बीज उत्पन्न करने वाले पादप में ये बीजांड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक पौधे में बीजांड एक बीज में परिवर्तित होता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर,
मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन का क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एचथोलॉजी। क्या ये हो जाएगा? एचथोलॉजी है। जंतु विज्ञान की वह शाखा आप कह सकते हो जहाँ मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, वो एचथोलॉजी है। और बाकी जहाँ पर बात करें जैसे ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी है ना, ओफियोलॉजी ये सांपों का अध्ययन है। मिट्टी के अध्ययन की पेडोलॉजी बोला जाता है, मिट्टी संबंधी जो दे रखा है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक आपको पूछा है तो एक ही नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, कार्ल लीनियस है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है 181 का, कार्ल लीनियस है। इन्होंने प्रजातियों के नामकरण की जो द्विनाम पत्ती भी दी है वो लीनियस के द्वारा दी गई है। बात करूं एक त्रिनाम पत्ती भी है, त्रिनाम पत्ती किसने दी है? वो दोस्तों किसने दी है? हक्सली और स्ट्रिकलैंड ने दी है त्रिनाम पद्धति। एक तीन जगत पत्ती है, तीन जगत है, वो अर्नेस्ट हिक्कल के द्वारा दी गई है। तो ये सभी एच वी टेकर के द्वारा पंच जगत प्रणाली दी गई है। और बाकी यहाँ पर कार्ल लीनियस हो जाएगा, उन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया था। चार्ल्स डार्विन है, ये कार्मिक विकास का जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, पार्थेनोकार्पी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? पार्थेनोकार्पी का पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्थेनोकार्मिक है जो निषेचन के बिना फल का गठन या विकास होता है, बिना निषेचन के फल का विकास यानी पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन जो आपको 18 सेकेंड में करेक्ट करना था 181 का डी है, 65% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। तो ये हो जाएगा आपके पार्थेनोकार्पी। वैसे पौधे हैं वो परागण और निषेचन के द्वारा फल और बीज का उत्पादन करते हैं। आपको पता होगा जो भी पौधे रहते हैं वो परागण और निषेचन होता है और फल और बीज का निर्माण होता है। लेकिन एक अन्य तरीका है जहाँ पर फल और बीज का उत्पादन आप कहेंगे अन्य तरीके से भी किया जाता है। पार्थेनोक्रॉपी इसमें से एक है, निषेचन के बिना यहाँ पर फल का गठन है वो हो जाता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से संबंधित आपको मिलान करना था। विटामिन की कमी से जो रोग हो जाते हैं, देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए की कमी से आप कहेंगे रतौंधी होता है, जीरोफथलेमिया को इंग्लिश में शुष्का सिपाक बोलेंगे, तो ये हो जाएगा। बी की कमी से है बेरी हो जाता है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स हो जाता है। अगला सवाल, और चेचक के टीके की खोज किसने की है? चेचक का टीका है उसकी खोज आपको पूछा है तो एडवर्ड जेनर यहाँ पर रहा ऑप्शन सी में, उन्होंने की है 1796 में है। चेचक का टीका है ये विकसित किया था। और रोनाल्ड रॉस का आ चुका है मलेरिया वाला, ठीक है, मलेरिया के मच्छर वाला उन्होंने जो खोज है इसे तो उन्हें नोबेल भी मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने जो पेनिसिलिन है ना उसकी खोज की थी 1945 में, नोबेल भी मिला है इन्हें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अन्य से संबंधित ऑप्शन वाले। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी फूल है? द्विलिंगी फूल। अब द्विलिंगी फूल का मतलब है जब फूल में महिला और पुरुष दोनों के प्रजनन अंग होते हैं। जैसे इसमें पुरुष स्टेमन बोलेंगे आप, जो फूल है तो इसमें स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होता है। जो महिला प्रजनन अंग पिस्टिल और स्टेमन दोनों होते हैं वो द्विलिंगी है। अब द्विलिंगी में उदाहरण की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से सरसों का उदाहरण आ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है 185 का। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है? इजी सवाल है। अस्थि मृदुता यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो ऑस्टियो मलेशिया आप कह सकते हो अस्थि मृदुता रोग है। और जो यहाँ पर गठिया बात करें तो ये एक तरीके से यूरिक एसिड का जब संचय हो जाता है उसके कारण होता है। प्लेग्रा है विटामिन B3 की कमी के कारण, मैंने बताया हुआ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? गैर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया रहती हैं उनसे नहीं टूटते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह आ जाते हैं इसके अंतर्गत है। तो नाइलॉन इसमें से एक हो जाएगा, 187 का बी करेक्ट है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा जो सरल स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेन काइमा स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेन काइमा यांत्रिक दृढ़ता देता है ये वाला उत्तक। पेरेन काइमा की बात करूं, जो ये वाला पेरेन काइमा है ये कोमल भागों में पाया जाता है और ये भोजन का संग्रहण करता है पौधे में। कॉलेन काइमा लचीलापन के लिए ये रहता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, पहला पोलियो टीका किसने विकसित किया था? प्रथम पोलियो टीका है तो जोनास साल का नाम आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रथम पोलियो टीका है जोनास साल के द्वारा विकसित किया गया है। एक मारे गए पोलियो वैक्सीन थी ये, 1955 में पहली बार इस्तेमाल की गई थी। और नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, 189 वाला सवाल है। ए सही आंसर जो किया है वो 76% कैंडिडेट ने और 3% ने छोड़ दिया है। कौन सा अंग
राइनाइटिस रोग से प्रभावित होता है, निम्न में से कौन सा अंग है राइनाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो नाक को प्रभावित करता है। ये जो राइनाइटिस रोग है ये नाक में मौजूद श्लेष्म झिल्ली में जलन और सूजन का कारण बन जाता है। इसे सोरजा के नाम से भी जाना जाता है, सोरजा के नाम से भी। और बाकी अन्य जैसे बात करूं, यकृत को प्रभावित करने वाले रोग से काफ़ी बार सवाल आता है, पीलिया रोग है ना, पीलिया और हेपेटाइटिस दोनों ही लीवर को प्रभावित करते हैं। डिप्थीरिया है वो गला को प्रभावित करता है, राइनाइटिस नाक हो जाएगा। बाकी ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है, वो नेत्र को करते हैं। ग्लूकोमा से काफ़ी बार आता है, नेत्र को प्रभावित करता है। 190 का 96% ने किया है। दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? देखिए आप सभी को पता होगा लैक्टोबैसिलस। अब इनमें से जो पूरा नाम क्या है, ये वाला या फिर ये वाला हो जाएगा? तो ये दही बनाने के लिए जो कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो डी वाला है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन डी 191 का है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निम्न में से कौन एक शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त, ठंडे रक्त वाला जानवर कौन सा है? मछली जो पानी में रहता है वो शीत रक्त है। और बाकी जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, और जो पक्षी हैं वो गर्म रक्त वाले हैं, मैंने आपको बताए हैं। रेशम का जो रेशा है वो मुख्य रूप से किससे बनते हैं? रेशम के रेशे हैं ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ऊन और जो रेशम के रेशे हैं जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जो रेशम कीट का पालन होता है, शहतूत के वृक्षों पर ये कीड़ा है, उनकी लार्वा से ये रेशम प्राप्त किया जाता है। और बाकी यहाँ पर रेशम का प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से किसका बना होता है? फाइब्रोइन का बना होता है। रेशम का जो प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से फाइब्रोइन का बना होता है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा ये आया था? तो प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास का सिद्धांत है ये 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और दोस्तों ये जो प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास का सिद्धांत है, इन्होंने 19वीं सदी में आप कहेंगे यानी 1859 को डार्विन की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, उसमें तैयार किया गया था। डार्विन कहाँ के थे? यूके के थे। यूके में श्रूसबरी जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल यहाँ पर, खचरा निम्न में से किस वायरस के कारण होता है? तो खचरा वैसे पैरामिक्सो से भी हो जाता है, बाकी मुख्य ये रुबेला वायरस रहेगा खसरा के लिए, आपको डी करना था। पैरामिक्सो से वैसे गलगंड रोग हो जाता है पैरामिक्सो से, और वेरियोला वायरस से हैं ये, जैसे वेरियोला है तो ये चोटी जो चेचक है वो इससे होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? लैक्टोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये कार्बोहाइड्रेट है। स्टेविया कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टेविया एक मीठी चीज़ तो होती है लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट है, वो नहीं है। तो ये जो शर्करा की तुलना में शुगर जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफ़ी मीठी होती है, 300 गुणा के आसपास मीठी होती है। और अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस की अधिकता का परिणाम है? हमारे यूरिन में क्या है? फास्फोरस होता है। तो गुर्दे की विफलता है, जो यूरिन वगैरह का छानने का काम ये गुर्दा है, तो गुर्दे का विफल होना फास्फोरस की अधिकता का परिणाम हो जाएगा। और फास्फोरस की कमी से रोग होता है वो हाइपोफॉस्फेटीमिया रोग हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बाकी 197 का सही किया है 99% कैंडिडेट ने। जो जैविक ऑक्सीजन मांग है, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसका सवाल पूछा गया है। ये किसके साथ जुड़ा है? जैव पदार्थ और सूक्ष्म जीव दोनों से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो O2 की मात्रा है, जो जल में कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है वो ही जो जैविक ऑक्सीजन मांग हो जाएगी। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर ये एक आप कहेंगे चिकित्सा का ही है, जो चिकित्सा की एक प्रणाली है, प्राचीन चीनी प्रणाली है। कौन सी? चीनी प्रणाली, ये करेक्ट हो जाएगा, ना कि बाकी जो यूनानी प्रणाली वगैरह नहीं है, ये चीनी है चिकित्सा के प्राचीन। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाई जाने वाली बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बहिस्रावी, न कि अंतःस्रावी आपको पूछा है। तो एक होता है आपके एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब है बाहरी मदद की ज़रूरत है जो नलिका के माध्यम से होती है। एंडोक्राइन यानी एंड का मतलब किसी नलिका की आवश्यकता नहीं है, हार्मोन सीधे रक्त में जाते हैं। वो अंतःस्रावी में हार्मोन डायरेक्ट रक्त में है, वो चले जाते हैं प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में। और बहिस्रावी में है नलिका की ज़रूरत रहती है, जैसे लार ग्रंथि बहिस्रावी है, थायराइड, पीयूष है, पैराथायराइड है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की उदाहरण है। और आज के लिए आपका सवाल जो छोड़ जाता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। वैज्ञानिक नामकरण या
नामावली किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? वैज्ञानिक नामकरण नामावली है, इनमें से किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये बुक्स के एंड में आपको सारे क्वेश्चंस का वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाता है, जो भी सवाल यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। तो ये डिटेल्ड इस प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट है, पूरे 4000 क्वेश्चंस की है। वो बुक्स लेना चाहते हो तो आप जो टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक है वो अमेजन पे सर्च कर सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिस भी कैंडिडेट ने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए सारे एग्जाम्स के एक ही पास में आप बाई कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।